नमस्कार, एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए सत्ता की साझेदारी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 को लेकर आए हुए हैं क्लास 10th के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम 2025 में हर एक सब्जेक्ट से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स के? तो 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी आपका एग्जाम जो होगा वो 50 मार्क्स का थ्योरी होगा और प्लस 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपको 30 ऑब्जेक्टिव मार्क्स को पूरी तरह 30 में 30 लाने के लिए हमारे साथ प्रैक्टिस करना होगा। तो आप भी तैयार होंगे? चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने वाले भी हैं, और इससे बाहर तो संभावना भी कम है कि आएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो 30 में 30 आप बोर्ड एग्जाम में सारे सब्जेक्ट में जो विषय हम पढ़ाया जाएगा, इसमें आपके तहत जो विषय हमारे साथ पढ़ाया जाएगा आप आसानी से उठा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती थी? बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती थी? डच भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, जर्मन भाषा बोली जाती थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आप मेरे साथ कॉपी कलम लेके बैठे, हम आंसर बता रहे हैं, उसके पहले आप अपना एक आंसर लिखें, या फिर आप आसानी से अपने मन में एक आंसर सोचें अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो, और आप एनालिसिस करें कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। और आप कल कोचिंग आते हैं, अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो हमें बताएं, या कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है। सवाल नंबर दो है, निम्न में डचों की आबादी कितना परसेंट था? बेल्जियम की आबादी डच में, डच की आबादी कितना परसेंट था? 74%, 52%, 59% या 72%? जिसका आंसर होगा 59%। आगे बढ़े। कह रहा है श्रीलंका में तमिल की कुल जनसंख्या का भाग कितना था? श्रीलंका में तमिल बोलने वाले, तमिल भाषा बोलने वाले जो है कितने प्रतिशत लोग थे? 25%, 20%, 18% या फिर 22%? तो तमिल बोलने वाली जनसंख्या श्रीलंका में कितने थे वो आपको पूछ रहा है। 25% था कि 20% था कि 18% था या 22% था? हम आपको ऑप्शन इसलिए दोहरा रहे हैं कि आप आंसर सोचें। तो इसका आंसर क्या था? 18%। क्या था? 18%। आगे बोल रहा है कि 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया? आपको पता है श्रीलंका का विवाद, तो श्रीलंका का विवाद जब हुआ था तो 1956 ईस्वी में जो है किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया था? तो सिहली भाषा को। किसको बना दिया गया था? तो सिहली भाषा को। ठीक है। सवाल नंबर 5, सामूहिक या सामुदायिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है? या इसी सवाल को ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नांकित देश में किस देश में सामुदायिक सरकार का प्रावधान है? यानी किस देश में सामुदायिक सरकार चलती है? तो भारत में, बेल्जियम में, श्रीलंका में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा बेल्जियम। क्या होगा? बेल्जियम। आगे, कौन सा भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? कौन सा भाषाई समूह ब्रुसेल्स में क्या है? बहुसंख्यक है। यानी कौन सा भाषा समूह के लोग ब्रुसेल्स में अधिक मात्रा में अवेलेबल है, अधिक मात्रा में रहते हैं, ज्यादा मात्रा में रहते हैं? जर्मनी भाषा वाले, इंग्लिश भाषा वाले, या फ्रांसीसी भाषा वाले, या डच भाषा वाले? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी भाषा वाले। सवाल नंबर 7, अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग तुलनात्मक रूप से खालिस्तान में ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। जो अल्पसंख्यक वहां थे और फ्रेंच लोग थे, वो किसके तुलना में ज्यादा ताकतवर थे? जर्मन के तुलना में, ब्रिटिश के तुलना में, डच के तुलना में, या पुर्तगाल के तुलना में? तो आपको पता होना चाहिए वो डच के तुलना में ज्यादा क्या थे? ताकतवर थे। यानी डच की संख्या ज्यादा थी, लेकिन ताकतवर कौन था? तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, जबकि वो अल्पसंख्यक थे, कम संख्या थी उसकी। श्रीलंका में दो मुख्य जातीय गुट हैं। श्रीलंका में दो मुख्य जातीय गुट हैं। कौन कौन दो मुख्य जातीय गुट है? हिंदू और मुसलमान, मुस्लिम और ईसाई, जर्मन और फ्रेंच, और सिहली और तमिल। तो इसका आंसर आप तो जानते हैं, कई बार अभी क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, तो सिहली और तमिल। सवाल नंबर 9,
निम्नलिखित में निम्नांकित में किस जातीय समूह की बेल्जियम की सबसे बड़ी आबादी है? यानी बेल्जियम में सबसे ज्यादा आबादी किसकी थी? अभी हम बताएं कि आबादी तो ज्यादा थी लेकिन वो राज नहीं कर पा रहा था, तो आबादी थी डच भाषा बोलने वालों की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है? भारत में जो क्षेत्रीय सरकार होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं राज्य सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? राज्य सरकार। और इस राज्य सरकार के अपने अधिकार होते हैं और हर एक 5 साल में यहां भी चुनाव होते हैं जिसको विधानसभा चुनाव कहा जाता है। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव है। आगे, निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है? निम्न में कौन जो है सत्ता की साझेदारी का कारण है? यानी सत्ता की साझेदारी किन कारणों से हो सकती है? तो दो कारण है उसके, आप पढ़े होंगे तो युक्तिपरक कारण भी होता है और नैतिक कारण भी होता है। युक्तिपरक कारण से भी सत्ता की साझेदारी हो सकती है जरूरत के हिसाब से, और नैतिक रूप से भी सत्ता की साझेदारी हो सकती है। यानी इसका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। इसलिए सी नंबर में देखिए आप, ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग किससे चलेंगे? तो सी नंबर की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 12, लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है? लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है? तो यह है सत्ता की साझेदारी। क्या है? सत्ता की साझेदारी। यानी सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, यानी बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उसे भागना पड़ा और वहां जो सरकार अभी चल रही है वो सत्ता की साझेदारी के हिसाब से चल रही है। जो लोग वहां बचे हैं राजनीतिक दल के लोग, उन सभी लोग मिलकर सरकार वहां के चला रहे हैं। सवाल नंबर 13, श्रीलंका में सिहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? देखिए, सिहली और तमिल समुदाय के बीच इतना तनाव जो था उसका क्या कारण था? आतंकवाद बढ़ गया था, तुष्टिकरण बढ़ गया था, लोगों में एक दूसरे से मतलब गाली गलौज, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे थे, बहुसंख्यकवाद था, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुसंख्यकवाद था। एक समुदाय बहुत बड़ा था जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था और एक समुदाय बहुत छोटा था जो राज कर रहा था। सवाल नंबर 14, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य जब भी बात कर रहे हो तो 4 में से 3 सही होंगे। पहला सवाल है, पहला ऑप्शन है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है। तो फायदेमंद तो है भाई, यानी ये सही बात है। दूसरा, यानी ये सही है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी जो है इनमें सामाजिक समूहों के टकराव का अंदेशा घटाता है। हाँ, सत्ता की साझेदारी होने से सामाजिक समूह का जो टकराव होने की जो अंदेशा वो घटाता है। और चौथा तीसरा नंबर ऑप्शन है, यह अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। नहीं, यह अस्थिरता और आपसी फूट को नहीं बढ़ाती है। और चौथा ऑप्शन है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। हाँ, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? यानी वैसे गलत हुआ यहाँ ऑप्शन, लेकिन कौन सा ऑप्शन हम लोग मारेंगे? सी नंबर मारेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 15, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? फ्रेंच, डच, जर्मन, ये तो तीनों तो था ही, तो एक आ गया बेचारा स्पेनिश, तो स्पेनिश नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 16, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जब भी असत्य की बात कर रहा हो तो 3 सही होगा, आपको पता ही है। पहला, देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो संघीय शासन व्यवस्था में देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान करना, यह भी किया जाता है। क्षेत्र की विविधताओं को ध्यान में रखकर प्रतिनिधित्व की जाती है, विधायक चुने जाते हैं, उसके आधार पर एसटी एससी को आरक्षण मिलता है। निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा करना, निम्न स्तर की सरकारों, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच, एकदम विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच जो है सत्ता का बंटवारा भी होता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों सरकारों की व्याख्या करने का अधिकार ना होना, नहीं, ये गलत है। अदालत जो है विभिन्न स्तर की सरकार की व्याख्या कर सकती है अगर वो उसमें कुछ गलत पाया जाता है। इसका मतलब इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। सवाल नंबर 17, सत्ता की साझेदारी के क्षेत्रीय वितरण के अंतर्गत शामिल कौन है? सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत जो है क्षेत्रीय वितरण के अंतर्गत आपको पता है
क्षैतिज वितरण जो किस रूप में होती है, ऊर्ध्वाधर वितरण इसे कहते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर, और क्षैतिज वितरण किसको कहते हैं, इधर से इधर रहती है उसको। तो कह रहा है क्षैतिज वितरण में कौन कौन शामिल होती है। तो आपको पता है ऊर्ध्वाधर वितरण में कौन शामिल होती है, सरकारें, जो स्थानीय सरकार होती है, राज्य सरकारें होती है, केंद्र सरकारें होती है। और क्षैतिज वितरण में कौन शामिल होगी, तो जो मूल रूप से सरकार को काम करने वाले लोग होते हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो सरकार के लिए कार्य करती है। ठीक है। सवाल नंबर 18, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ब्रुसेल्स में स्थित है। आगे सवाल नंबर 19, बेल्जियम में डच बोलने वाले की आबादी कितनी प्रतिशत थी। बेल्जियम में डच बोलने वाला आबादी जो है वो 59% थी। कितनी थी, 59% थी। सवाल नंबर 20, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं। या फिर ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की 80% आबादी किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो डच भाषा का प्रयोग करते थे। किस भाषा का प्रयोग करते थे, डच भाषा का प्रयोग करते थे। सवाल नंबर 21, सत्ता की साझेदारी को ऊर्ध्वाधर वितरण में कौन सा है। अभी हम बताए थे कि ऊर्ध्वाधर वितरण कौन सा, निम्नलिखित में कौन है। सत्ता की साझेदारी के जो है ऊर्ध्वाधर वितरण निम्नलिखित में कौन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो हमने बताया था ये तीन सरकारें होती है ऊर्ध्वाधर वितरण में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार ऊर्ध्वाधर वितरण में शामिल होती है। ठीक है। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में किस रूप में से है। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में है, यानी कौन सा सत्ता का साझेदारी जो है नियंत्रण और संतुलन को सही तरीके से लागू कर सकता है, तो सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण ने कानून तो बना दिया, सरकार ने कानून बना दिया XYZ ABCD, लेकिन उसको जमीन पर लागू कौन करेगा, तो क्षैतिज वितरण ना। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ने कानून बनाने में तो लागू होगा और उसके आधार पर तो कानून बनेगी। तो सत्ता की साझेदारी का जो क्षैतिज वितरण है वो नियंत्रण और संतुलन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब कानून बनेगी तभी तो लागू करेगी सरकार। सरकार ही तो कानून बनाएगी, लेकिन जब नियंत्रण संतुलन किसके आधार पर की जाती है, जो जरूरत होता है उसके आधार पर कानून बनाई जाती है। सवाल नंबर 23, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बेल्जियम में जो है सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है केंद्रीय सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषा बोलने की समान संख्या थी। एकदम, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषा बोलने की समान संख्या थी, बाद में किया गया था। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं थी। बेल्जियम में अलग अलग सरकारें और डच भाषा समुदाय में असमान प्रतिनिधित्व था, ये गलत बात है। ठीक है। और लास्ट है केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकार, सामुदायिक सरकार भी काम करती थी, ये भी सही, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। सवाल नंबर 24, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है। जब संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है तो श्रीलंका नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है, तो श्रीलंका नहीं है। सवाल नंबर 25, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था जहां एक ही स्तर की सरकारें जो है वो चलती है, तो इसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए कभी आप सुने होंगे, नो, संयुक्त राज्य अमेरिका में तो लोकतंत्र है ना। एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वो कहाँ है, इसको कट कीजिए, तो श्रीलंका। कहाँ है, श्रीलंका। ठीक है। आगे, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किस भाषा को बोलने वाले समूह में तनाव बढ़ने लगा था। सवाल तो ये घुमा के पूछ रहा है, आपको पता है कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ऊपर में। इसका आंसर होगा फ्रेंच भाषा और डच भाषा, लेकिन उसी सवाल को किसी रिपीटेशन मोड में घुमा के पूछा गया। तो आप कहेंगे ये तो सवाल हमको आता ही नहीं है। आता है आपको, सिर्फ जरूरत है क्वेश्चंस को सही से पढ़ने का और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने का। लोकतंत्र की एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। संसद को, जनता को, राज्य को और न्यायालय को। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में
राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? संसद को माना जाता है, जनता को माना जाता है, राज्य को माना जाता है या न्यायालय को माना जाता है? तो संसद के जो बुनियादी स्रोत के रूप में है वो जनता को माना जाता है राजनीतिक शक्ति का स्रोत, यानी जनता जो है सबसे पावरफुल होती है। वैसे जनता शिक्षित नहीं है तो पावर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा संविधान सर्वोपरि है और अपने संविधान के बदौलत जनता सबसे सर्वोपरि है लोकतंत्र में। सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की जो भागीदारी है उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा, जाति आधार पर बटे समाज में, यहाँ तो पड़ती है। क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, यहाँ भी पड़ती है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, यहाँ भी पड़ती है। यानी इनमें से सभी, यानी ये इसका आंसर होगा डी नंबर सही, इनमें से सभी जगह पड़ती है। ठीक है। सवाल नंबर 29, निम्न में से किस प्रकार को टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है? निम्न में से किस प्रकार का टकराव, कौन सा टकराव होता है जो अधिकतर स्थिति में या तो वो हिंसा का रूप ले लेता है या राजनीतिक अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता, मतलब सरकारें गिरने लगती है। किस प्रकार के टकराव के कारण ऐसा देखने को मिलता है? तो सामाजिक टकराव यानी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग अगर लड़ने लगते हैं तो देश के लिए ये बहुत खतरा होता है और ये बहुत नुकसानदेह है। सरकारों को इससे बचना भी चाहिए। अधिकांश सिहली भाषी के लोग किस धर्म को मानने वाले थे? अधिकांश जो सिहली भाषी के लोग वो बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। आगे, सत्ता की भागीदारी का एक सही लाभ क्या है? सत्ता की भागीदारी का एक सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी? नहीं, तो लाभ नहीं, तो घाटा हो गया। अस्थिरता और आपसी फूट में वृद्धि? नहीं, तो ये तो भी घाटा है। विविधता में वृद्धि? ये भी घाटा है। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव की कमी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। सवाल नंबर 32, सत्ता के बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है? तो सत्ता के बंटवारा जो है हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है। किसके लिए? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। आप जानते हैं इस बात को। सवाल नंबर 33, यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहते हैं तो उसे हम लोग सत्ता का कौन सा बंटवारा वितरण कहा जाता है? सरकार के विभिन्न अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का कौन सा वितरण कहा जाता है? अभी आपको ऊपर बताया गया था, इसका आंसर आपको बताना ही चाहिए। इसका आंसर है सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी क्षैतिज। ठीक है। आप ध्यान क्या रखेंगे कि जहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आएगा वो क्षैतिज होगा और जहां सरकारें आएगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहां ऊर्ध्वाधर होगा। ठीक है। सवाल नंबर 34, किस प्रकार के शासन में समाज के विभिन्न समूहों को और उसके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है? देखिए, बार बार क्वेश्चन घुमाए जा रहे हैं लेकिन आंसर एक ही है, आप जानते भी हैं। इसका आंसर आंख बंद करके लगा सकते हैं, लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र। सवाल नंबर 35, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, डच भाषा बोलने वाले लोग, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग और सिहली भाषा बोलने वाले लोग। तो आपको पता है फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है। सवाल नंबर 36 आपके बीच है। 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया कि किन बातों पर जोड़ा गया? 1956 में श्रीलंका को विवाद को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया और किन किन बातों को जोड़ा गया? तो पहला बात जोड़ा गया, सिहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। बात तो सही कर दिया गया। दूसरा, सरकारी नौकरियों में सिहलियों को प्राथमिकता दी गई, एकदम दी गई। बौद्ध मत को संरक्षण को बढ़ावा दिया गया, ये भी दी गई। यानी इनमें से सभी चीजों को किया गया। ठीक है। तो ये कुछ 36 प्रश्न थे जो चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर, जहां सवाल तो वही है लेकिन पूछने का तरीका बदल गया है। आप इसे भी देख लें। पहला सवाल है, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्ति हुई? तो बेल्जियम को स्वतंत्रता जो है आपको पता होना चाहिए कब प्राप्ति हुई। तो 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को। कब प्राप्ति हुई?
4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को। कब प्राप्ति हुई? 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी? तो बेल्जियम की राजधानी अभी भी ऊपर पढ़े थे हम लोग, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी। कहाँ थी? तो ब्रुसेल्स थी। ठीक है। सवाल नंबर 3, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था? 1970 और 1993 के बीच जो है बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, 4 बार संशोधन किया गया था। कितने बार संशोधन किया गया था? 4 बार। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय, देखिए ये सवाल हल्का सा आपके लिए कंफ्यूज किया। कह रहे हैं श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? अब बताइए, धर्म के बारे में तो बताया नहीं क्या है, लेकिन ये बताया कि धर्म मानने वाले ज्यादा लोग थे। तो धर्म कौन सा ज्यादा मानते थे? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म मानने ज्यादा थे, इसका मतलब बौद्ध धर्म वहां अनुयायी ज्यादा थे, इसका मतलब बौद्ध धर्म उनका राजकीय धर्म था। ठीक है। तो कभी इस तरह के भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। आपको बुक में कहीं बौद्ध धर्म राजकीय धर्म तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन सवाल बना दिया कि बौद्ध धर्म राजकीय धर्म, मतलब श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म मानने वाले लोग ज्यादा थे। तो जब जिस धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा हैं, इसका मतलब वहां का जो धर्म है वो इंपॉर्टेंट है, उसको इस तरह से देखा जा सकता है। सवाल नंबर 5, 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता के साझेदारी से किस प्रकार की सरकार बनती है? 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता के बीच साझेदारी से हमेशा गठबंधन सरकार बनती है। झारखंड में भी अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें अब तो ठीक है चुनाव होने वाला, लेकिन अभी जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है वो भी एक गठबंधन की सरकार है, जिसमें जेएमएम यानी हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव की पार्टी है, तीनों मिलकर सरकार चला रही है। आगे, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका किसे राजभाषा घोषित किया? स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका ने सिहली को राजभाषा घोषित किया। किसको राजभाषा घोषित किया? तो सिहली को। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था? बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने का प्रतिशत जो है वो 40% था। श्रीलंका में तमिल भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। श्रीलंका में कब तमिल भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तो 1960 ईस्वी में तमिल भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया? 1960 ईस्वी में। किस सरकार के विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच बंटवारा कहते हैं? किस सरकार में विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा होता है? तो संघीय सरकार में। कहां होता है? संघीय सरकार में। आगे, किस सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का साझेदारी होती है? किस सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है? तो यहाँ सामुदायिक सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 को, 1948 को। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन था? तो सिहली इसकी बहुसंख्यक में से एक था। श्रीलंका की कुल आबादी सिहलियों की कितनी थी? तो 74% थी इसकी आबादी, कुल आबादी का सिहलियों का। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का अच्छा उदाहरण क्या है? तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का अच्छा उदाहरण सामुदायिक सरकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिहली को श्रीलंका का राजभाषा कब घोषित किया गया? तो सिहली को श्रीलंका का राजभाषा आजादी के साथ घोषित किया गया था। आजादी कब हुआ था? 1956 में। शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारे को क्या कहते हैं? विभिन्न अंगों के शासन के बंटवारे को क्या कहते हैं हम लोग? अब बताइए कि विभिन्न अंगों के शासन के बंटवारे को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण। क्या कहते हैं? तो क्षैतिज वितरण। ये नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, आपको बता दिए इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण। यहां लिख लीजिए आप, क्या कहते हैं आप आपको? तो क्षैतिज वितरण। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं खुल रहा है तो आगे है लास्ट सवाल, 2 सवाल और है, लगता है ये भी नहीं खुलेगा क्या, देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की विभिन्न समुदायों के बीच को कम करती है टकराव। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न समुदायों के बीच खाली स्थानों को कम करती है, तो यहाँ होगा टकराव। क्या होगा? टकराव को कम करती है। और लास्ट सवाल है, बेल्जियम में किस शासन व्यवस्था को लेकर उत्पन्न तनाव को खत्म किया? तो संघीय शासन व्यवस्था। इसका आंसर क्या होगा?
तो संघीय शासन व्यवस्था। क्या होगा? तो संघीय शासन व्यवस्था। तो आपने इस चैप्टर में चैप्टर 1 जो आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, इसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हमने प्रैक्टिस कराया। आप फीडबैक जरूर दें, वीडियो कैसा लगा आपको, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें बोर्ड एग्जाम 2025 तक, जिसमें आपको हम सारे विषय का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे तौर पे पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप वीडियो अच्छी तरीके देख रहे होंगे और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थैंक यू।